इतिहास अक्सर विजेताओं के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन जीतों की असली कीमत क्या होती है? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे स्कंदगुप्त ने अपनी फौलादी तलवार से हूणों के उस तूफान को रोक दिया जिसने आधी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। हमने देखा कि कैसे भीतरी स्तंभ लेख आज भी उस सम्राट की वीरता की गवाही देता है जिसने भारत की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। लेकिन क्या वो जीत वाकई एक नई शुरुआत थी या फिर वह एक महान साम्राज्य के अंत का पहला कदम था? आज के इस एपिसोड में हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे इतिहास की किताबों ने अक्सर ढक दिया है। हम जानेंगे कि साल 458 की उस महान जीत के ठीक बाद पाटलिपुत्र के शाही महलों में कौन सा जहर घुलने लगा था। क्या कारण था कि दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य को अपने सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी, और कैसे अपनों की साजिशों ने उस योद्धा को जीते जी मार दिया जिसे हूणों की लाखों की सेना भी नहीं झुका पाई थी। यह कहानी है एक सम्राट की मजबूरी की, एक खाली खजाने की, और उस अंतिम विक्रमादित्य की जिसने अपनी अंतिम सांस तक भारत की ढाल बनकर पतन को रोकने की कोशिश की। इतिहास के पन्नों को पलटें तो स्कंदगुप्त की हूणों पर जीत किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। जिस समय हूणों के खौफ से आधी दुनिया कांप रही थी, स्कंदगुप्त ने उन्हें भारत की सीमाओं से खदेड़कर एक अभूतपूर्व गौरव हासिल किया। देखा जाए तो यह जीत जितनी शानदार थी, साम्राज्य के लिए उतनी ही थका देने वाली भी। युद्ध के मैदान में तो सम्राट जीत गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। इस जीत का सबसे गहरा असर पड़ा गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पर। जिस स्वर्ण युग की हम बात करते हैं, उसकी चमक इसी दौर में धुंधली होने लगी थी। सिक्कों में सोने की शुद्धता बहुत कम हो गई थी, खजाना खाली हो रहा था और सेना का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। सच तो यह है कि स्कंदगुप्त की यह सफलता एक निर्णायक अंत नहीं, बल्कि वक्त खरीदने जैसी थी। उन्होंने अपनी वीरता से साम्राज्य के पतन को कुछ दशकों के लिए टाल तो दिया, लेकिन वे उस नींव को नहीं बचा सके जो अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी। वे उस बुझते हुए दिए की आखिरी और सबसे तेज लौ थे। स्कंदगुप्त का शासनकाल किसी कांटों के ताज से कम नहीं था। जब वे सिंहासन पर बैठे तो चुनौतियां हर तरफ से आ रही थीं। सबसे पहले बाहर के दुश्मन सफेद हूण। ये उस दौर के सबसे क्रूर हमलावर थे, जिनका नेता खुशनवाज तबाही के लिए कुख्यात था। हूणों के घुड़सवार और तीरंदाज इतनी तेजी से हमला करते थे कि गुप्त सेना को संभलने का मौका नहीं मिलता था। इन हूणों को रोकने के लिए सम्राट को अपनी पूरी सैन्य शक्ति उत्तर पश्चिम सीमा पर लगानी पड़ी। लेकिन संकट केवल बाहर नहीं था, घर के भीतर भी पुष्यमित्र नाम का बड़ा खतरा मौजूद था। नर्मदा नदी के पास सक्रिय इस शक्तिशाली कबीले ने तब विद्रोह किया जब स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त बीमार थे। सम्राट को अपनी जवानी के कई साल महलों के आराम के बजाय युद्ध के मैदानों की धूल में बिताने पड़े। तीसरा बड़ा संकट था पाटलिपुत्र के महल की साजिशें। सौतेला भाई पुरुगुप्त और उसकी मां अनंत देवी पर्दे के पीछे से चालें चल रहे थे। दरबार दो गुटों में बंट गया था। एक गुट वीरता का साथ दे रहा था, तो दूसरा खानदानी शुद्धता के नाम पर पुरुगुप्त का पक्ष ले रहा था। चौथी चुनौती थी दूर दराज के राज्यों के सामंत। हालांकि सम्राट के पास पर्णदत्त और चक्रपालित जैसे वफादार साथी थे, जिन्होंने गुजरात की सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, लेकिन मालवा और बुंदेलखंड के छोटे राजा सिर्फ मौके की तलाश में थे। दक्षिण का वाकाटक राजवंश भी अब मित्र से प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। स्कंदगुप्त एक ऐसी नाव के खेवनहार थे जिसके बाहर हूणों का तूफान था और अंदर दरबारी साजिशों के छेद। उन्होंने अपनी वीरता से नाव को डूबने से तो बचा लिया, लेकिन उनके बाद इसे संभालना मुमकिन न रहा। अक्सर कहानियां जीत पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन असली परीक्षा तो साल 458 की उस महान जीत के बाद शुरू हुई। कुदरत का कहर। साल 462 में भारी बारिश ने सुदर्शन झील का ऐतिहासिक बांध तोड़ दिया। खाली खजाने के बावजूद सम्राट ने इसे दोबारा बनवाने में अपनी पूरी दौलत झोंक दी, जिससे वे और भी लाचार हो गए। भीतर घात और अकेलापन। साल 465 तक महल की साजिशों ने सेना और प्रशासन की वफादारी को खोखला कर दिया। प्रांतों ने टैक्स भेजना बंद कर दिया और सम्राट के पास नई सेना खड़ी करने के पैसे नहीं बचे। साल 467 तक आते आते वह विजेता सम्राट
पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उनकी आखिरी सांस के साथ ही वह धागा टूट गया जिसने आर्यावर्त को बांध रखा था। कल्पना कीजिए भारत के उस विशाल मानचित्र की जो हिमालय से नर्मदा तक फैला था। स्कंदगुप्त के जाते ही इस नक्शे पर दरारें पड़ गईं। उत्तर पश्चिम के द्वार खुलते ही व्यापारिक रास्तों पर हूणों का कब्जा हो गया, जिससे रोम और मध्य एशिया से आने वाला सोना बंद हो गया। पश्चिम में गुजरात के बंदरगाहों पर मैत्रक वंश ने आजादी घोषित कर दी। मालवा और बुंदेलखंड का वह पठारी इलाका जो उत्तर और दक्षिण का पुल था, वह भी टूट गया। जो साम्राज्य पूरी दुनिया पर ढाक जमाता था, वह अब सिर्फ मगध के भीतरी हिस्सों में सिमट कर रह गया। गुप्त साम्राज्य का पतन किसी एक हार से नहीं, बल्कि गलत फैसलों का नतीजा था। पुरुगुप्त जब सत्ता में आया तो उसके पास न सैन्य अनुभव था और न ही वीरता। उसके बाद के राजाओं का जीवन महलों के आराम और धार्मिक दान पुण्य तक सिमट गया। जहां स्कंदगुप्त के हाथों में तलवार थी, इनके हाथों में केवल दान पत्र थे। इन्होंने अहिंसा की ओर इतना झुकाव दिखाया कि साम्राज्य की सैन्य शक्ति खत्म हो गई। जब दुश्मन सरहद पर था, तब मगध के शासक मठों के निर्माण में व्यस्त थे। जरा सोचिए, अगर साल 458 में स्कंदगुप्त हूणों के सामने घुटने टेक देते तो क्या होता? यह सभ्यता का अंत होता। गंगा के मैदानों में वैसी ही तबाही मचती जैसी यूरोप ने झेली थी। नालंदा और तक्षशिला राख बन चुके होते। कालिदास, आर्यभट्ट और वराह मिहिर का ज्ञान कभी हम तक नहीं पहुंच पाता। सम्राट ने हूणों को हराकर भारत को लगभग 50 साल की वह शांति दी जिसमें हमारी जड़ों ने खुद को मजबूत कर लिया। इतिहास की अदालत में स्कंदगुप्त को किस रूप में याद रखें? सच्चाई ये है कि वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें प्रजा से प्यार मिला, लेकिन अपनों से सिर्फ साजिशें। शायद उन्हें अंतिम विक्रमादित्य कहना ही सबसे बड़ा न्याय है। उनकी चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वह अखंड भारत टुकड़ों में बिखरने लगा। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी सभ्यता बाहरी हमलों से नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी और नेतृत्व के अभाव से ढहती है। मगर रुकिए, गुप्त साम्राज्य का सूरज तो ढल गया, लेकिन आकाश अभी काला नहीं हुआ था। उत्तर के पहाड़ों से नई ताकतें सिर उठा रही थीं। एक तरफ हूणों का बर्बर नेता मिहिरकुल लौट रहा था, तो दूसरी तरफ थानेश्वर की धरती पर एक बालक जन्म लेने वाला था, सम्राट हर्षवर्धन। क्या भारत हूणों के उस दूसरे हमले को झेल पाया? कौन था वह राजा जिसने मिहिरकुल के घमंड को चूर किया? ये सब जानेंगे हम अगले अध्याय में। अगर स्कंदगुप्त की यह कुर्बानी आपके दिल को छू गई है तो हमें जरूर बताएं, क्या वे वाकई भारत के सबसे उपेक्षित नायक हैं? इसका फैसला खुद कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।